चंद्रयान-3 का लॉन्च शुक्रवार को सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। चंद्र मिशन के तहत चांद पर भेजा गया चंद्रयान-3 का 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 में लॉन्च किया गया था। फ्रांस के दौरे पर गए पीएम मोदी ने चंद्रयान-3 की लॉन्च की बधाई देते हुए ट्वीट किया कि उन्होंने कहा कि चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक शानदार चैप्टर की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह भारत के हर व्यक्ति के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर ले जाते हुए ऊंचाइयों को छू रहा है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनके उत्साह और प्रतिभा को सलाम करता हूँ। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने भी कहा, चंद्रयान-3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान-3 को शुभकामनाएं दें कि आने वाले दिनों में वो चांद पर पहुंचे। ALBM-3M4 रॉकेट ने चंद्रयान-3 को सटीक कक्षा में पहुंचा दिया है। इसरो ने बताया है कि चंद्रयान-3 की गतिविधि पूरी तरह से सामान्य है और वो उसे चांद की सतह पर देखने की प्रतीक्षा में है। चंद्रयान-3 में एक लैंडर, एक रोवर, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा हुआ है। इसका कुल भार 3,900 किलोग्राम है। चंद्रयान-3 के लॉन्च को देखने के लिए कई स्कूलों के स्टूडेंट लगभग 200 से ऊपर थे जो स्पेस सेंटर पहुंचे हुए थे। इस दौरान हजारों लोग स्पेस सेंटर पर मौजूद दिखे। चंद्रयान-3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाला है। पीएम मोदी ने चंद्रयान-3 के लॉन्च से पहले ट्वीट कर कहा था, भारत के स्पेस सेक्टर के क्षेत्र में 14 जुलाई 2023 की तारीख सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा जो चांद की सतह पर उतरेगा और लूनर दक्षिणी ध्रुव में इसकी पोजीशन होगी। चंद्रयान-3 ने अपनी लॉन्चिंग के 4 चरण सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान-3 पृथ्वी की निर्धारित कक्षा में पहुंच गया है, जहां से वो चांद की कक्षा की ओर प्रस्थान करेगा। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने भी कहा, चंद्रयान-3 ने चांद की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। चंद्रयान-3 को शुभकामनाएं दें कि आने वाले दिनों में वे सुरक्षित तरीके से चांद पर पहुंचे। लेकिन पिछली अनहोनी के बाद इनके कामयाब होने की कितनी संभावना है? चंद्रयान-3 में क्या क्या बदलाव किए गए हैं? किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है? इस मिशन का लक्ष्य क्या है? ऐसे कई बुनियादी सवाल हैं जिनके जवाब डॉक्टर आकाश सिन्हा ने दिया है। चलिए जानते हैं उन्होंने क्या क्या जवाब दिया। असल में डॉक्टर आकाश सिन्हा की अंतरिक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स ड्रोन्स में विशेषज्ञता है और वह शिव नारद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। डॉक्टर सिन्हा से पहले सवाल यह पूछा गया कि इस बात की कितनी संभावना है कि चंद्रयान-3 चंद्रयान-2 के रास्ते पर नहीं आएगा। इस बार क्या क्या बदलाव किए गए हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर सिन्हा ने कहा, बीते 50 सालों में कई मिशन प्लान और एग्जीक्यूट किए गए हैं, लेकिन चंद्रयान-2 ने पहली बार चांद पर पानी की खोज की थी। भले ही उसका लैंडर बाहर नहीं आ पाया था, इस बार हम आश्वस्त हैं कि वो जरूर बाहर होगा। इस विश्वास से पीछे जो कारण है वो ये है कि पिछली बार लैंडर के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था उसमें अब बहुत ही बदलाव हुए हैं। डॉक्टर आकाश सिन्हा से एक सवाल यह भी किया गया कि चंद्रयान-3 का लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा, जिसके बारे में अब तक कोई जानकारी मौजूद नहीं है। ऐसे में इस हिस्से में लैंड करना कितना मुश्किल होगा? यहाँ क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं? अगर ये सफलतापूर्वक लैंड कर जाता है तो भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि होगी? इस सवाल के जवाब में सिन्हा डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि हमारे वैज्ञानिकों ने चांद के एक चुनौतीपूर्ण हिस्से को चुना है। इस हिस्से को साउथ पोल लूनर कहते हैं। इसकी खास बात यह है कि इस पर धरती से सीधे नज़र रखना मुश्किल है। यहाँ पर पानी और दूसरे खनिज पदार्थों के होने की काफ़ी संभावना है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि चंद्रयान-3 का उद्देश्य क्या है, तो उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि इस मिशन में चंद्रयान का एक रोवर निकलेगा, एक छोटा सा रोबोट जो कि चांद की सतह पर उतरेगा और वह दक्षिणी ध्रुव में इसकी पोजीशन होगी। इसी स्थान पर रोवर इस बात की पुष्टि करेगा या खोज करेगा कि चांद के इस हिस्से में उसे क्या क्या खनिज, पानी आदि मिल सकता है। इस खोज की खास बात यह होगी कि अगर कभी भविष्य में हम चांद में कॉलोनियाँ बसाना चाहें तो इसमें बहुत मदद मिलेगी। उनसे अगला सवाल यह भी पूछा गया कि ऐसे मिशन के सबसे बड़े जोखिम क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया
कि पहला जोखिम ये है कि चांद पर जब आप कोई भी यान भेजते हैं तो पूरी तरह से इसका नियंत्रण कंप्यूटर के पास होता है। एक इंसान होने के तौर पर आप 4 लाख किलोमीटर दूर बैठे उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। वो एक पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करता है। दूसरी बात यह है कि चांद पर कोई जीपीएस नहीं है। जैसे हम धरती पर कोई गाड़ी चलाते हैं तो जीपीएस के माध्यम से कई जानकारियां हमें मिल जाती हैं। ड्राइवरलेस कारें जीपीएस तकनीक से ही काम करती हैं, लेकिन चांद पर ये काम नहीं करती। वहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, किस हिस्से में हैं, कितनी दूर हैं। इन सभी चीज़ों का अनुमान उसे ऑन बोर्ड सेंसर में लगाना है, तो इसमें 2-3 नई मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार इन सभी चीज़ों को ध्यान रखा गया है। डॉक्टर सिन्हा से अगला सवाल किया गया कि चंद्रयान 2 की लागत एक हॉलीवुड फिल्म के बजट से भी कम थी और चंद्रयान 3 मिशन की लागत उससे भी लगभग 30% कम है। भारतीय वैज्ञानिक ऐसा करने में कैसे कामयाब रहे? तो उन्होंने जवाब में कहा कि भारत में एक चीज़ हमें हमेशा से सिखाई गई है कि हमने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करें, संभव हो तो उनका पूरा उपयोग भी करें। जैसे चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसके 3 हिस्से थे, आर्बिटर, लैंडर और रोवर। आर्बिटर कामयाब रहा और वो भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। तो इस बार जब हम चंद्रयान 3 भेज रहे हैं तो आर्बिटर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आर्बिटर वहां पहले से ही मौजूद है। ऐसे में हमारे आर्बिटर की पूरी लागत इस बार बच गई है। इसरो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादातर काम इन हाउस करते हैं, यानी काफ़ी तकनीक वो खुद से डेवलप कर लेते हैं, जिससे कम लागत में हम बड़े मिशन को अमल में ला रहे हैं। दोस्तों, यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।